यह बात बहुत समय पहले की है। एक छोटे से गांव में किशोर नाम का एक किसान हुआ करता था। गांव में किशोर की छोटी जमीन हुआ करता था जिस पर वो खेती किया करता था। उसका यही सपना था, अपनी खेत में अच्छी फसल लगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, जिससे अपने परिवार के सारे सपना पूरा कर सके। किशोर का परिवार बहुत छोटा था। उसकी परिवार में उसकी माँ सावित्री और उसकी पत्नी रीता और एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम राजू था। किशोर बहुत मेहनती था। वो सुबह होते ही खेतों में काम करने निकल जाता। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास अच्छी बीजों और पानी का सिंचाई नहीं था। फसलों की सिंचाई के लिए किशोर अक्सर वर्षा पर निर्भर रहता था। फिर भी किशोर अपनी स्थिति से संतुष्ट था और हमेशा भगवान को धन्यवाद कहता था। उसी गांव में एक रविनाथ नाम का सेठ था। वो के नंबर का और चिट्ठा उसे ने गांव के कई गरीबों की जमीन अपने नाम करवा लिया था और उन पर ब्याज का भारी बोझ डाल दिया था। एक बार गाँव में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। किसान परेशान ही गया। किशोर की फसल भी नहीं हुआ। उसके पास कुछ खाने के लिए कुछ नहीं बचा। भाई ईश, साल तो बड़ी मुसीबत आ चुकी है। हमारे सारे खेत सूख गए हैं। फसल का नामो निशान नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? हाँ किशोर, इस साल तो मेरी भी सारी फसल बर्बाद हो गई। बच्चों खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ईश संकट से कैसे निपटेंगे। सरकार ने तो कुछ मदद का वादा किया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है एक बार सेठ जी से कुछ मदद मांगना चाहिए। क्या पता सेठ जी हम लोग को मदद करेगा कि नहीं भाई, सेठ जी के पास तो गलती से भी नहीं जाना। एक नंबर का लालची इंसान है। अभी रामू ने कुछ दिन पहले सेठ जिसे कुछ पैसा उधार लिया था, उस सेठ ने रामू का ब्याज इतना कर दिया कि वो चुका नहीं पाया। ब्याज नहीं चुकाने का कारण उस सेठ ने रामू का जमीन अपने नाम कर लिया। फिर हम क्या करें? ये अभी तो हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं बचे है। घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। अब तो हमारा एक सेठ जी ही सहारा है। अभी कुछ पैसे मांग लेते हैं और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। देखो किशोर, मुझे तो तुम्हें समझाना था, बस आगे तुम जो भी करो तुम्हारी इच्छा। मुझे लगता है हम सब मिलकर पंचायत से बात करना चाहिए। शायद वो कोई उपाय निकाल सके। तुम सही कह रहे हो रामलाल। हम एकजुट होकर ईश समस्या का हल कर सकते हैं। हम सब मिलकर पंचायत के पास चलकर अपनी समस्या बताएंगे। क्या पता कोई ईश समस्या का हल निकल जाएगा। कि ठीक है तो चलो, शुभ काम में देरी किस बात की। हम कल सुबह चलते हैं पंचायत के पास। अगले दिन सभी किसान भाई पंचायत पहुंचते हैं, मगर वहां जाकर पता चलता है कि अभी जमींदार साहब घर पर नहीं है, इसीलिए 1 महीना तक कोई पंचायत नहीं होगा। यह बात सुनकर सब किसान भाई अपने अपने घर आ जाता है। रीता, अब क्या होगा? हमारी सारी फसल सूख गया। अब हमारे पास कुछ खाने के लिए अभी नहीं है। हमारी मदद किसी ने नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। आप ज्यादा चिंता मत करो, भगवान ने हमें अब तक संभाला है तो आगे भी भगवान हमारी मदद करेगा। रीता, मैंने सेठ रविनाथ से कर्ज लेने का सोचा है। शायद वो ही हमारी मदद कर सके, लेकिन मुझे डर है कि उनकी शर्त बड़ी कठोर होगी। हाँ, मैं जानती हूँ सेठ रविनाथ एक नंबर का लालची है, लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तुम सेठ रविनाथ से बात कर लो, शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, मैं कल सुबह जाकर सेठ रविनाथ से बात करूंगा। आखिरकार भूख से मजबूर होकर किशोर ने सेठ रविनाथ से कर्ज लेने का सोच लिया। क्या है किशोर, आज बहुत दिन के बाद आया हो। मेरे घर क्या बात है? सब ठीक ठाक है ना? क्या बताऊं सेठ जी, मेरी सारी फसल सूख गई। अब मेरे पास कुछ खाने के लिए अभी कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांग लूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास जमीन है ना, वही गिरवी रख दो। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा तब तुम्हारी जमीन तुझे लौटा दूंगा। उसके बाद किशोर अपनी जमीन गिरवी रख देता है और सेठ रविनाथ से कुछ पैसा और कुछ धान के बीज ले लेता है और अपने घर चला जाता है। रीता, मैंने सेठ जिसे अपनी जमीन गिरवी रखकर कुछ पैसा और कुछ धान के बीज लेकर आया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। इस बार हम खूब मन लगाकर खेती करेंगे और अच्छी फसल उगाएंगे और उस सेठ रविनाथ को उसकी सारी पैसा लौटा देंगे और अपनी जमीन वापस ले लेंगे। अगले दिन से किशोर खेतों पे कड़ी मेहनत करने लगता है। वो खेतों में धान की रोपाई कर देता है।
कुछ दिन बाद खूब वर्षा होता है। कुछ ही महीनों में किशोर की फसल पककर तैयार हो जाता है। समय पर पानी पड़ने के कारण किशोर की अच्छी फसल आती है। इस बार उसकी प्रार्थना भगवान ने भी सुन ली होती है। देखो रीता, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अब हम सेठ रविनाथ का सारा कर्ज चुका देंगे। हाँ जी, फसल तो हमारी बहुत अच्छी हुई है। अब हम कल से ही कटाई काम शुरू कर देंगे। जल्दी से सारे फसलों को बेचकर आए पैसों से सबसे पहले सेठ जी का पैसा वापस कर देंगे और अपना जमीन छोड़ा लेंगे। सभी किसान खुश थे। किशोर ने भी अपना फसल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। अब वो वक्त आ गया था सेठ जी से लिया था कर्ज वो चुकाने का और अपनी जमीन सेठ जी के पास से छुड़ाना था। रीता देखो, फसल बेचकर अच्छा मुनाफा आया है। मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी हमें बचा। यगा चलो, अब सेठ जी का पैसा लौटा देंगे और अपनी जमीन वापस ले लेंगे। सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे जो मैंने आपसे कर्ज लिया था, उसका पूरा ब्याज मिलाकर यह पैसे है। अब हमारी जमीन वापस कर दी जाए। ये तो बहुत कम पैसे हैं। तुम्हारा कर्ज पहले से ज्यादा हो चुका है, यूं कि तुमने समय पर पैसा नहीं चुकाया है इसीलिए। पर सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी। आपने तो कहा था जब पैसे आ जाए तो यजमान छुड़ा सकते हो। अब आप कह रहे हैं हमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। सेठ जी, मैं तो समय पर ब्याज देने आया हूँ। जैसे ही मेरी फसल पकड़ तैयार हुई, मैं फसलों की कटाई शुरू कर दी और फसलों को बेचकर जो पैसे मिली वो लेकर आपके पास लेकर आया हूँ। देखो किशोर, ईश कागज पर साफ साफ लिखे, अगर तुमने 15 दिन के भीतर ब्याज के पैसा तुमने नहीं बुझाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। अगर उसके बाद भी तुम्हें तुम्हारी जमीन चाहिए तो 20% ब्याज देकर तुम अपनी जमीन वापस ले सकते हो। यह अन्याय है, हमने पूरी रकम चुकाई है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। यही सच है, तुम्हारी जमीन वापस चाहिए तो 20% ब्याज बुझाओ और अपनी जमीन वापस लेकर जाओ। अभी तो हम जा रहे हैं सेठ जी, पर याद रखना हम अपनी जमीन वापस लेकर रहूंगा। हम जा रहे हैं, भी सब गाँव वाले को बताएंगे किस तरह तुम गरीब और भोले भाले लोगों को बेईमानी करते हो। रीता और किशोर निसार मन से सेठ जी के घर से आ गए और सेठ जी दौरा किए गए। धोखे को गांव के सभी किसान को बताया। यह बात सुनकर गांव के सभी किसान क्रोधित हो गए। यह सेठ रविनाथ अपने आप को क्या समझता है? अगर यह साही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन यह सेठ सभी किसान कोले डूबेगा। हाँ, सबसे पहले यह सोचो किशोर की जमीन सेठ जी से कैसे छोड़ाएगी। वो सेठ रविनाथ तो जिद करके बैठा है कि किशोर 20% ब्याज देगा, तभी किशोर का जमीन वापस देगा। मुझे लगता है एक बार हम सभी गांव वाले मिलकर सेठ रविनाथ के पास जाते हैं और वो प्यार से मान जाता है तो ठीक है, नहीं माना तो हम पंचायत में जाएंगे। गांव वाले को लेकर किशोर सेठ रविनाथ के पास जाता है। सेठ रविनाथ जी, आपने किशोर की जमीन को क्यों हर पर रखा है? आप उसकी जमीन वापस कर दीजिए। आपको किशोर ने सारी पैसा दे दिए है तो आप उसकी जमीन क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? तुमसे किसने कहा कि किशोर ने सारी पैसे दे दिए हैं? किशोर ने कुछ पैसे मात्र दिए हैं, बाकी पैसे अभी बाकी हैं। जब तक मेरे सारी पैसे मेरे हाथ में नहीं आते हैं तब तक किशोर की जमीन मेरे पास रहेगा। देखा है सेठ जी, इतना तो हमें भी पता है। आप गरीब किसान को ब्याज पर पैसा देता है और उसके बदले आप भारी रकम लेते हैं। आप किशोर की जमीन सीधे सीधे आप वापस कर दिए वरना हम लोग पंचायत में जाएंगे। और आपको भिपता है कि एक बार आपकी नाम पंचायत में चला गया तो गांव में कितनी बदनामी हीगी आपकी। पंचायत नाम सुनकर सेठ रविनाथ थोड़ा सा घबरा जाता हो। अगर एक बार मेरे नाम पंचायत में चल गया तो मेरे बहुत बदनामी होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लगता है ईश किशोर की जमीन वापस करनी ही होगी। एक कम करता हूँ, इसकी जमीन वापस कर देता हूँ, गांव में मेरी इज्जत भी बच जाएगी। ठीक है किशोर, तुम्हारी जमीन वापस कर देता हूँ और तुम्हें ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। ईश घटना से किशोर को मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सतही गांवों के लोगों ने भी सिखा कि एकता में बल होता हो। किशोर और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपने खेतों में काम करते हैं और गांवों के लोग भी मिलकर एक दूसरे मदद करते हैं। इस प्रकार गरीब किसान किशोर ने अपने मेहनत और ईमानदारी और अपाना गाँव के एकता से अपनी जमीन और इज्जत को बचा लिया।